सब्जेक्ट मैकेनिक्स। आज हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। मैकेनिक्स का जो बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गई, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स हो गई, बीएससी जनरल हो गई, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स हो गई, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में भी आपको मैकेनिक्स पढ़ा दी जाती है और ये बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स के 6 सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। इसके सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे कि मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है और कुछ बेसिक सीखेंगे मैकेनिक्स का क्या बेसिक क्या है। फिर उसके बाद कल से इनके अगली वीडियो से हम देखेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ मैकेनिक्स, जैसा कि हर यूनिवर्सिटीज़ में और जैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उस हिसाब से जो मैकेनिक्स है वो यूनिट वाइज हमने सिलेबस को डिवाइड किया है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट 1 की बात की जाए तो जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट ऑन एंड एन एक्सिस। तो पहला पॉइंट होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट एंड एन एक्सिस, couple movement of a couple about a line एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। ये सारी चीज़ें हम मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी इन्वॉल्विंग इंटीरियर सेक्शन, जनरल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, 2 पॉइंट इक्विवेलेंट लोडिंग। ये सारे पॉइंट्स यूनिट 1 के अंदर हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स सब्जेक्ट में। अब हम यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। यूनिट 2 के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, जैसे लॉज ऑफ फ्रिक्शन, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स सरफेस कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू बेल्ट्स, स्क्रू जैक, वेज, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एन एरिया एंड द एरिया ऑफ प्लेन रेक्टेंगुलर, थ्योरम ऑफ पेपेस और गोल्डिनस, सेकेंड मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ प्लेन एरिया एंड ट्रांसफ़र थ्योरम यानी रिलेशन बिटवीन सेकंड मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ एरिया, पोलर मूवमेंट, एरिया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट 3 के अंदर बात की जाए तो जैसे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेशन फॉर मैकेनिकल एनर्जी, वर्क एनर्जी इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, इक्वेशन फॉर ए सिंगल पार्टिकल एंड अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फिर नेक्स्ट की बात की जाए तो यूनिट 4 है। यूनिट 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज़, जनरल रिलेशनशिप बिटवीन टाइम डेरिवेटिव्स ऑफ ए वेक्टर फॉर डिफरेंट रेफरेंसेस, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटीज़ ऑफ ए पार्टिकल फॉर डिफरेंशियल रेफरेंस, different references, acceleration of particle for a different references, motion of particle relative to a rotating frame of reference and frame of reference in general motion। एंड उसके बाद अगर आप इसे बुक से कुछ रेफरेंस के तौर पे बुक्स की बात की जाए तो बुक्स आप ले सकते हैं। इसके अंदर बुक्स रिकमेंडेशन भी है। तो वो क्या है यहाँ पर, बुक नंबर 1 IH शैम्स एंड जी कृष्णा, मोहन राव इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, 4th एडिशन। ओके, एंड डॉर्लिंग किंडरली, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे बुक्स की लिस्ट दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली करेक्टली 5 बुक्स आपको रेफ़र की जा रही है मैकेनिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। नाउ अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैकेनिक्स वो बच्चों को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा जिन्हें फ़िज़िक्स बहुत अच्छी लगी हो या शुरुआत से साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहा हो। तो जैसे यहाँ पे बोल रखा है साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चों को मैकेनिक्स बहुत बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यहाँ तो मैं थ्योरेटिकली समझाऊंगा, एक्सपेरिमेंट्स करना अभी तो मुश्किल है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऐसे सर्कमस्टांसिस भी नहीं हैं और मैं अभी लैब में भी नहीं हूँ। तो मैकेनिक्स सब्जेक्ट को हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले जिक्र करते हैं। लिखा है मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडीज़ रिलेटिव टू देयर सराउंडिंग, यानी कि इसके अपने सराउंडिंग के हिसाब से जो बॉडीज़ कौन सी कंडीशन में हैं, कोई भी बॉडी किस कंडीशन में, रेस्ट में है या मोशन में है, उस कंडीशन के साथ डील करना हम मैकेनिक्स में डील करते हैं। कि वो रेस्ट पर है तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं उसके ऊपर, अगर वो मोशन में है तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। और अगर देखा जाए इस हिसाब से मैकेनिक्स को तो उसकी 2 ब्रांचेस निकलती हैं। पहली ब्रांच है स्टैटिक मैकेनिक्स और दूसरी ब्रांच है डायनेमिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। स्टैटिक्स क्या है, एक तरीके की मैकेनिक्स की ब्रांच है, मैकेनिक्स साइंस की ब्रांच है। मैकेनिक्स की ब्रांच स्टैटिक्स है, मैकेनिक्स की ब्रांच डायनेमिक्स है। तो ब्रांच ऑफ ए मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टेट
ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडीज़ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, यानी कि कोई भी एक बॉडी है उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं और तब भी वो रेस्ट पर है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा। मान लो लेट सपोज मेरे पास कोई एक पत्थर है, ठीक है, और वो पत्थर ए है मैंने मान लिया, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है पी, ठीक है, एक फोर्स लग रही है क्यू, ठीक है। और अगर वो पी की डायरेक्शन इस तरफ है और क्यू की डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैं कहूँगा कि ये पत्थर बताओ, और जो इनका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, यानी कि फोर्स पी और फोर्स क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये स्टोन जो है मूव नहीं करेगा, वो स्टैटिक पोजीशन में होगा, बट फोर्सेस एक्सर्ट हो रही होंगी उसके ऊपर। तो ये अब यहाँ पर हम फोर्सेस को के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन जो बॉडी है वो एट रेस्ट पर ही रहेगी, उसके अंदर मोशन नहीं होगा। इस ब्रांच को हम कहेंगे मैकेनिक्स की, इस ब्रांच को कहेंगे स्टैटिक्स। और अगर मान लो लेट सपोज और उस बॉडी का मूवमेंट हो जाता है, यानी कि कोई एक बॉडी है ए और उसके ऊपर फोर्स लग रही है पी और वो मूव कर रहा है, ठीक है, या लेट सपोज कोई एक बॉडी है बी और उसके ऊपर ऐसे रोटेशनली क्या कहते हैं एक फोर्स लग रही है क्यू, ठीक है, और वो गोल गोल मूव कर रहा है, राउंड करके मूव कर रहा है, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब वो जो बॉडी है वो मूव करेगी, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी विद रिस्पेक्ट टू कुछ रेफरेंस के हिसाब से। तो तब उस ब्रांच को हम बोलेंगे, मैकेनिक्स की ब्रांच को, डायनेमिक्स। तो यही कह रखा है, डायनेमिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि एक ऐसी स्टेट के बारे में स्टडी करवाएगी ये डायनेमिक्स ब्रांच या डायनेमिक्स पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, जहाँ पर बॉडीज़ मोशन में रहती हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, और उसके ऊपर जो मोशन होता है उस बॉडी का ड्यू टू फोर्स की वजह से होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द 3 फंडामेंटल लॉज। फंडामेंटल लॉज कौन कौन से हैं? 3 फंडामेंटल लॉज ऑन विच न्यूटोनियन मैकेनिक्स आर बेस्ड आर एज फॉलोज। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्यों कहा गया है? वो मैकेनिक्स का पार्ट जो न्यूटोनियन यानी कि इन 3 फंडामेंटल लॉज को फॉलो करके हम स्टडी करेंगे, उस मैकेनिक्स को हम बोलेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स। एंड 3 फंडामेंटल लॉज ऑन विच न्यूटोनियन मैकेनिक्स आर बेस्ड, वो कौन कौन से 3 फंडामेंटल लॉज हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, और तीसरा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो दोबारा से शुरू करते हैं। 3 फंडामेंटल लॉज कौन से हैं? पहला है लॉ ऑफ मोशन। ए पार्टिकल ऑफ ए मास m, कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, एक्टेड ऑन बाय फोर्स, और उसके ऊपर फोर्स लग रही है F। कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F, तो वो मूव करता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो वो मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन। तो हम कहेंगे जो फोर्स है वो बराबर होगी m इंटू ए के, और जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम ए के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम कांस्टेंट निकालेंगे जिससे हम कहेंगे के, तो हो जाएगा F इज इक्वल टू के एम ए, जहाँ पर m है मास ऑफ द बॉडी, a है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू फोर्स, एंड F इज़ ए फोर्स एंड k इज़ ए डायरेक्ट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम दोबारा से जो मैंने लिखा है नोट पे वो देखिए, वेयर a इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एंड k इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू विच f इज़ इक्वल टू के एम ए होल्ड्स इज कॉल्ड न्यूटोनियन। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन में इस रेफरेंस इसमें कोई बॉडी अगर मूव कर रही है और f इज़ इक्वल टू के एम ए के हिसाब से अगर वो मूव कर रही है तो वो न्यूटोनियन होगी, ठीक है। वो न्यूटोनियन लॉ ने फॉलो किया, क्योंकि न्यूटन्स के 3 लॉ थे मोशन के। क्लियरली हम यहाँ पर कहेंगे, मान लो लेट सपोज F बराबर 0 हो जाए, यानी कि फोर्स बराबर 0 हो जाए, तो एक्सेलरेशन जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो dv अपॉन में dt भी 0 लिख सकते हैं। दस v इज कॉन्स्टेंट वेक्टर, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो dv अपॉन में dt का मतलब यही होता है v इज़ कांस्टेंट, वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। और वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, इट मीन्स इन अदर वर्ड्स पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नो फोर्स, इट मीन्स नो फोर्स मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी।
कोई फोर्स उसके ऊपर ऐसी नहीं लग रही जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो, और वो मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। नाउ सेकंड लॉ क्या होता है, वो है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में क्या होगा, व्हेन टू पार्टिकल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, जब दो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, लगाएंगे, एंड दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और वो फोर्सेस इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट हो, तब क्या होगा and opposite in sense and act along the line joining the particle, then we can say the law of action and reaction has taken place. We can take a diagram. Let's suppose कोई एक बॉडी है, कोई एक फोर्स है ये और एक फोर्स है ये, ठीक है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन देखो अपोजिट है। इट मीन्स क्या होगा, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन यहाँ पे टेकन प्लेस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में क्या है कि ये डायग्राम ही आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रही है कि एक फोर्स है P, एक फोर्स है Q, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो होगा R, जो R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा जो फोर्स P है, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। तो यही है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। क्या कहा है यहाँ पे, इफ़ टू फोर्सेस P बार एंड Q बार, यानी कि P फोर्स है एंड Q फोर्स है, दो फोर्सेस हैं, एक्ट ऑन ए पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल पे एक्ट करती हैं एट अ पॉइंट O पॉइंट पर, ठीक है। तो ये रहा एक पॉइंट O, इस O पॉइंट पर P और Q एक्सर्ट कर रही हैं, P इस डायरेक्शन में कर रही है, Q इस डायरेक्शन में कर रही है, डायरेक्शन दोनों की अलग है। देन द टू फोर्सेस सच दैट P बराबर क्या है OA, P बराबर क्या है OA, तो O ये रहा, A ये रहा, तो OA ये P फोर्स है, OB क्या है वो Q फोर्स है, एंड Q बराबर OB। देन द टू फोर्सेस आर इक्वल, आर टुगेदर इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट रहने वाली हैं, एंड सिंगल फोर्स R बराबर होगा P प्लस Q। और जो सिंगल फोर्स जो निकलने वाली है इन दोनों का जो इम्पैक्ट निकलने वाला है वो R कहलाएगा और वही रिजल्टेंट कहलाएगा। और वो R कहाँ होगा, अलोंग दी डायगनल, जिसे हम कहेंगे OC, अलोंग दी डायगनल OC, ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम OACB के अंदर। हेयर OA एंड OB आर द एडजेसेंट साइड्स एंड OC इज द diagonal of the parallelogram, and we can say there is a two forces from a point O which is P and Q, and the resultant impact is going towards the C point and which is called OC, and this is an resultant of the both the forces O and OB। okay, इस वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।